नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा पर खूब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। राजनीतिक दलों को सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा में सियासत की वो चाशनी नजर आ रही है जो उनके वोट बैंक को बढ़ाने के काम आ सकती है। दलित वोटों को लेकर दम भरने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नहीं चाहते कि उनका वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो जाए और इसीलिए वो इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहती थी। सहारनपुर पहुंचकर उन्होंने सूबे की योगी सरकार को इस घटना का जिम्मेदार बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं कांग्रेस को भी अपना खोया वजूद तलाशना है, सो वो पीछे कैसे रहते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ऐलान कर दिया सहारनपुर दौरे का। प्रशासन की रोक के बावजूद राहुल न सिर्फ सहारनपुर पहुंचे बल्कि बैरिकेड्स को तोड़ते हुए पीड़ितों से मिलने की अपनी हसरत को भी उन्होंने पूरा किया और उन्होंने भी योगी सरकार को आड़े हाथ लिया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रशासन की चूक की वजह से यह हिंसा बढ़ती चली गई, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो कई को अस्पताल का मुंह देखना पड़ा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि हमारे राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी क्या सौहार्द को बनाए रखने की नहीं है? समस्या पर राजनीति करने वालों के पास क्या समस्या को सुलझाने का कोई नुस्खा है? पीड़ितों का दर्द सुन लेने भर से क्या उनके घाव भर जाएंगे, या फिर सियासत का मतलब आज सिर्फ वोट बैंक सहेजना है, समेटना है? आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। दरअसल सहारनपुर हिंसा पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब अभी तो कोई नहीं देगा, लेकिन सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या हिंसा सिर्फ राजनीति से प्रेरित होती है? क्या समाज में स्थापित भाईचारे के मापदंड जबरदस्ती थोपे गए हैं? क्या नई पीढ़ी को हिंसा के बूते नाम काम दाम कमाने का शॉर्टकट मिल गया है? क्या हिंसा करने वाले गांव के गांव सोशल मीडिया को दोषी बताकर अपने समाज में पिछले कुछ दशकों से घुल रहे जहर से निजात पा सकते हैं? क्या महापुरुषों के नाम को इस तरह से बदनाम किया जा सकता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि सहारनपुर हिंसा के बाद मायावती अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने पहुंचे और उसके बाद फिर से हिंसा हुई। राहुल गांधी को इलाके का दौरा करने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन वो नहीं माने। पता नहीं क्यों उनके लिए तनाव के दौरान ही हिंसाग्रस्त इलाके का जायजा लेना बेहद जरूरी हो चुका था। सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा के बाद तमाम सियासी दल अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने में जुट गए। यहां दो जातीय समूह आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई, तलवारें चली और गोलियां भी चलाई गईं। कुछ लोगों की मौत हो गई। ऐसे में यहां सियासतदानों को वो तमाम मसाले नजर आने लगे जिनसे उनकी खिचड़ी स्वादिष्ट बनाई जा सकती थी। यहां पर हुई हिंसा के लिए साफ तौर पर प्रशासन की नाकामी जिम्मेदार है, जो वक्त रहते माहौल को संभाल नहीं सका, लोगों के बीच आई दूरियों को भांप नहीं सका। लेकिन इस नाकामी के बाद हालात उस वक्त फिर बेकाबू हो गए जब मायावती इलाके का दौरा करने पहुंची। मायावती के दौरे के पीछे की वजह दरअसल उनका दलितों में खिसकता जनाधार भी था, जिसकी वजह से उन्हें बीते लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कभी दलित वोट पर दंभ भरने वाली मायावती के सामने ही उनका वोट बैंक बीजेपी के पाले में चला गया। मायावती से कई दलित नेता ये नहीं चाहते कि दलित वोट बैंक बीजेपी के पाले में जाए और इसीलिए उन्हें एकजुट करने के लिए और इस मौके का लाभ उठाकर नया राजनीतिक मंच बनाने के उद्देश्य से भीम आर्मी कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में दलितों के बीच फिर से पैठ बनाने की कवायद में जुटी मायावती जब सहारनपुर पहुंची तो सहारनपुर सियासी चाशनी में डूबा नजर आने लगा। जनता के बीच जमीन पर कम ही उतरने वाली मायावती जब सहारनपुर पहुंची तो जमकर जुबानी जंग भी हुई। ये जो यहाँ पर वर्षों से जो क्षत्रियों में दलितों में भाईचारा इधर पैदा था, तो यहाँ पर तो जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ के अधिकारियों का भी कम कसूर है। अधिकारी वही करते हैं डीएम एसएसपी जो सरकार का मुखिया कहता है। लेकिन मायावती के दौरे के बाद इलाके में फिर से हिंसा भड़क उठी। एक की जान चली गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। माया के दौरे के बाद हालात बेकाबू हो गए तो प्रशासन भी चौकस हो गया। इलाके में तमाम पाबंदियां लगाई गईं, लेकिन प्रशासन की कोशिश पर उस वक्त पानी पड़ता दिखने लगा जब यूपी में वजूद को बचाने की जंग में जुटी कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने सहारनपुर पहुंचने का ऐलान कर दिया।
प्रशासन ने राहुल को सहारनपुर से दूर रहने का फरमान भी सुनाया, लेकिन इससे राहुल पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल अपने काफिले के साथ पूरे तामझाम से सहारनपुर आ धमके। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के सामने बैरिकेडिंग टिक न सकी। नहीं तो आप मुझे ये मत बोलो कि बॉर्डर पे रोक सकते थे। आप बॉर्डर पे मुझे नहीं रोक सकते थे और आपने वहाँ मुझे रोकने की कोशिश की। नहीं, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे अलाउड नहीं है। बहरहाल सहारनपुर का जातीय संघर्ष उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कानून व्यवस्था के लिए पहली बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। समस्या पर तेज सियासत से इलाके में अमन को बार बार झटका लगता दिख रहा है। प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित हो और प्रदेश की जनता ने जाति की राजनीति करने वालों को, मजहब की राजनीति करने वालों को, परिवारवाद की राजनीति करने वालों को जनता ने खदेड़ने का काम किया है। राहुल गांधी एंड कंपनी ये फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी तो वैसे भी ट्रेजेडी टूरिस्ट है, जहां कोई ट्रेजेडी होती है वहां वो जरूर जाते हैं, क्योंकि जनता तो उन पर भरोसा करती नहीं है। 10 साल तक राहुल गांधी को लोगों ने मौका दिया, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। वहीं दूसरी ओर आज भी सहारनपुर की हिंसा को सभी अपने अपने चश्मे से देखते हुए अपना पॉलिटिकल स्कोप खोज रहे हैं। ये सवाल भी अहम है कि समस्या पर राजनीति करने वाले भला उसका समाधान कैसे निकालेंगे, और महापुरुषों के नाम पर खुदी खाइयों को ये किसी भी तरह भरने नहीं देंगे, क्योंकि ये इनके लिए मौके जुटाते हैं। रोशनलाल सैनी के साथ अक्षय सिंह गौर, ब्यूरो रिपोर्ट, सहारनपुर। या तो सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा पर खूब सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। राजनीतिक दलों को सहारनपुर में हुई जातीय हिंसा में सियासत की वो चाशनी नजर आ रही है जो उनके वोट बैंक को बढ़ाने के काम आ सकती है। अगर ये बात नहीं है तो फिर इस तरह के दौरे के मायने क्या कुछ निकाले जाएं, जब प्रशासन की तरफ से रोक भी लगा दी जाती है उसके बावजूद। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा से 2 खास मेहमान हैं। विनय राय जी हैं, मैनेजिंग एडिटर, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लखनऊ से 4 खास मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा जी हैं, समाजवादी चिंतक भी हैं। केएल गुप्ता जी हैं, आप पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। साथ ही जीशान हैदर हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत विनय जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, सहारनपुर हिंसा पर आखिर सियासत क्यों? देखिए, जो बात अभी श्रीकांत शर्मा ने कही, ट्रेजेडी टूरिस्ट की बात कही, हमको तो बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। जब कहीं कोई घटना होती है तो राजनीतिक दल के लोग उसको अपने स्वार्थ के हिसाब से क्यों देखते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसी दिल्ली में जेएनयू का है, जहां पर भारत विरोधी नारे लगे, वहां पर भी राहुल गांधी जी गए। विवाद कितना बड़ा हुआ आपके सामने है। हम कहते हैं यहाँ थोड़ी मैं पुलिस की क्षमता मानूंगा, या तो पुलिस को फ्री हैंड करना चाहिए, जिसको जहां आना है वो जाए और घूम के चला जाए। और अगर उसने प्रतिबंध लगाया था तो उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए था, क्योंकि इस देश में तमाम ऐसे अवसर आए हैं जब बड़े से बड़ा नेता ने आह्वान किया है किसी जगह पर जाने का, या तो उसको हवाई अड्डे से डिपोर्ट कर दिया गया है या बॉर्डर से पहले उसको रोक दिया गया है। यहाँ मंशा स्पष्ट थी कि राहुल गांधी वहां किस मकसद से जाने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कोई आईओ थे, उनका जाना वहां बहुत जरूरी था। अगर उसी सरकार को गाली ही देने की मंशा थी तो दिल्ली में बैठकर गाली दी जा सकती थी। लखनऊ में तमाम इनके अच्छे प्रवक्ता हैं, वो बैठ के दे सकते हैं। जिसान बैठे हुए हैं कांग्रेस, वो प्रवक्ता अच्छे बात को रख सकते थे। जो परिस्थितियां, हमको लगता है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर प्रशासन के स्तर पर गलतियां हुई, चाहे वो मायावती के जाने का मसला रहा हो, चाहे आज राहुल गांधी के जाने का मसला रहा हो। या तो आप फ्री कर दीजिए कि उनका प्रशासनिक तंत्र इतना मजबूत हो कि किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ता है। और अगर प्रशासन ने रोकने का फैसला लिया था तो उसे रोकना चाहिए था, क्योंकि एक बार मैं फिर मानता हूं कि प्रशासन की अक्षमता थी। प्रशासन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर 144 का वायलेशन हुआ है, उसका पालन कराने में नाकाम रही है वहां की पुलिस, तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? ठीक, जीशान, यह बात सही है कि कांग्रेस अपने वजूद को तलाशने की कोशिश कर रही है। अब राहुल गांधी जिस तरह से सहारनपुर के दौरे पर पहुंचते हैं, वो सियासत नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, क्या करने गए थे वहां पर? अक्षय जी, देखिए, विनय जी ने अपनी बात में ही बात हमारी भी कह दी। विनय जी ने जो बात कही है कि प्रशासन की अक्षमता थी, तो देखिए वहां पे जब प्रशासन ही अक्षम है और प्रशासन को कौन देखेगा, प्रशासन किसका दायित्व है देखना,
आज उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है उसका अगर प्रशासन अक्षम है तो हमें लगता है कि अक्षम प्रशासन को जो भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, सबको जाना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जनता को बताए कि वहां पे क्या हो रहा है, असल चीज क्या है, किसने की है, क्यों की है, और वहां पे जो हालात बिगड़े हैं उसका कौन जिम्मेदार है। चाहे वो मायावती जी गई हो, चाहे राहुल गांधी जी गए, और बाकी राजनीतिक पार्टी के लोगों को भी जाना चाहिए। जहां तक आप बार बार कह रहे हैं कि अपनी कांग्रेस पार्टी, बार बार आप जो एक वर्ड का यूज कर रहे हैं कि अपनी जो है खोई हुई जो है वो बचाने के लिए कोशिश, तो देखिए इस तरह के वर्ड आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी वो अपनी वो है, लेकिन जब मैं फिर कहता हूं हर राजनीतिक पार्टी, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता वहां पे गया? आज वहां पे जो दंगा हुआ है उसका असल जिम्मेदार कौन है? आप 10 दिन बाद आज वहां पे एसपी और डीएम को क्या जीशान इस बात का जवाब दे दीजिए। आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जीशान, नहीं, आपने कहा कि अगर प्रशासन अक्षम है, क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? आपने प्रशासन पर इसका ठीका फोड़ दिया, तो क्या इस बात की इजाजत मिल जाती है कि आप कानून को हाथ में ले सकते हैं? आप संविधान से सर्वोपरि हैं क्या? नहीं, ये कौन सी बात हुई? आपने मायावती को जाने से नहीं रोका, आप राहुल गांधी को जाने को कैसे रोक सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, आप गौरव लखनपाल वहां के एमपी, वहां से शुरुआत हुई वहां के दंगे, उनके ऊपर आज 1 रुपए की एक कार्रवाई की गई? आप बताइए कोई कार्रवाई की गई हो पहले दिन से? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से प्रदेश चलाएगी तो जो हालात हो गए, आज 30% से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है 2 महीने के अंदर, जो जिस तरह से प्रदेश जल रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है? सर सड़कों पर उतरिए ना, उनकी बनती हो, सड़क पर उतरकर और जब झंडा बुलंद कीजिए। कल भी कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? जीशान, किया, आपके चैनल ने भी दिखाया होगा। जीशान, पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? विधानसभा का घेराव कर दीजिए। हम हर चीज कर रहे हैं, हमारे पास जितने कार्यकर्ता है, जितने साधन है, हम कर रहे हैं अक्षय जी, लेकिन और ये हमारी जिम्मेदारी है और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए, और हम आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है। केएल गुप्ता जी, ये राजनीतिक जिम्मेदारी की जो बात जीशान हैदर की तरफ से की जा रही है, ये राजनीतिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए क्या कानून को हाथ में लेने की इजाजत दी जा सकती है? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, देखिए, जो मैं कह रहा, सभी राजनीतिक दलों की बातें मैंने सुनी। देखिए, सबके राज्य में दंगे हुए हैं और ये सबको पता है कि उस समय नहीं जाना चाहिए। प्रशासन को थोड़ा फ्री हैंड दो, काम करने दो। डीएमएसपी को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं योगी सरकार, नए लोग गए हैं, कमिश्नर, डीआईजी, सब पूरी नई टीम हुई, उनको काम करने, रिलीफ वो देंगे, अस्पतालों में इलाज वो कराएंगे, सरकारी पैसा वो बांटेंगे। पहले वो काम कर लेने दो 10-15 दिन तक, अगर नहीं शांत होता तब जाएं। ये सियासी दल जो चारों मायावती से लगाकर सब गए हैं कांग्रेस के, इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सभी राज कर चुके हैं। अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हमको कौन मना कर सकता है? भाई, धारा 144 लगी हुई है, वो आपको सहारनपुर जिले के बॉर्डर में रोक सकते थे। उनकी कटसी समझो प्रशासन की कि आपको भीतर जाने दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें कौन रोक सकता था? तो ये इमेच्योरिटी है। सब शासन में रह चुके हैं, सबको पता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने दो, महीना, 15 दिन, 10 दिन, तब जाओ। ऐसी क्या मुसीबत है? कौन सा रिलीफ वहां बांट देंगे? कौन सा उनको इलाज आप करा देंगे? कौन सा क्या कर देंगे? सिर्फ अपनी खिसकती जमीन को, जैसे अभी सबने बताया कि दे आर लूजिंग ग्राउंड, तो अपनी उसको इरेलेवेंस को बचाने के लिए सब जा रहे हैं। मायावती का भीम सेना किसने बनाई? उसके बाद 50 लाख कितना रुपया बजट में कहां से आया उसके अकाउंट में? इसकी इंक्वायरी हो जाए। अगर वो करे बीजेपी बनाए तो बीजेपी को ब्लेम करिए, इसने दिया, मायावती बीएसपी ने तो उसको ब्लेम करिए। तो ये सब करिए, बाद में दूर रह के करो। वहां प्रशासन को थोड़ा काम कर लेने दो, महीना 15 दिन। सर, सवाल इसीलिए हम उठा रहे हैं कि इन राजनीतिक दौरों से आखिर कितना मरहम लगेगा उन पीड़ितों के जिन्होंने अपनों को खोया है या उनके अपने अस्पताल में भर्ती हैं। दीपक मिश्रा जी, क्या राजनीतिक दलों की मंशा ये है कि सहारनपुर को दूसरा मुजफ्फरनगर बना दिया जाए? बस अभी इलेक्शन बहुत दूर है, इलेक्शन तो बहुत दूर है, काहे को अभी ये मुसीबत कर रहे हैं? राजनीतिक इतनी आदमी लेके गए। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक जी, सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में जनता के दुख दर्द के साथ खड़ा होना हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल का कहते हैं ना कि महत्तम दायित्व है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक, जैसा कि विनय राय जी ने भी कहा कि प्रशासनिक चूक हुई है, तो उस चूक को अब ताजा ताजा जख्म है। अब वो गए थे क्या करने? वो गए थे कांटे की नोक पे मरहम लगाने। अगर 10-5 दिन रुक जाते, उसके बाद जाते,
अन्वेषण होता, बताते, अपनी कमेटी बनाते, कमेटी जाती, कमेटी तय करती कि ये दोषी है, इनको सजा दो। भीम आर्मी बनी, भीम आर्मी ने वहां पे दंगे कराए, जैसा कि सरकारी दल के लोग कहते हैं। मेरा मानना है स्पष्ट तौर पे इस दंगे के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की कास्टिस्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स है। वह दंगों का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में करते हैं। याद करिए जब समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान दंगा हुआ था तो इन्होंने क्या कहा था, डीएम एसपी को हटाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है। आज उन्होंने खुद वही काम किया। तो ये क्या कर रहे हैं? एक तो नहीं, समाज तो आपने ये सवाल तो खड़ा कर दिया कि जातिगत राजनीति हो रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष पहुंचती हैं तो वो क्या करने के मकसद से पहुंचती हैं? कांग्रेस के उपाध्यक्ष पहुंचते हैं तो वो वोट बैंक की राजनीति करने नहीं पहुंचते तो क्या रोकना चाहिए था? उन्हें भी रोकना चाहिए था। और आज धारा 144 लगी हुई है तो राहुल गांधी जी को भी रोकना चाहिए था। जीशान कुछ कहना चाहेंगे? संक्षेप में रिएक्ट कर दीजिए। आपके सहयोगी हैं, वो भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था, मौके की नजाकत को समझना चाहिए था। नहीं, उन्होंने नहीं, राजनीतिक दायित्व तो निभाना चाहिए। उन्होंने कहा राजनीतिक दायित्व निभाना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा, दीपक जी ने ये कहा अक्षय जी कि उनको कुछ दिन रुक के जाना चाहिए था। नहीं, फिर मैं ये कहूंगा जब सवाल तो वही है कि प्रशासन कह रहा है कि हम शांति बहाली की कोशिशें कर रहे हैं, आप आएंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। जब दंगे अभी हुए हैं, ठीक है, नहीं, अब जब दंगे अभी हुए हैं तो हम 15 दिन और 1 महीने बाद जाएंगे तो उसका क्या मतलब है? ठीक है, अभी वास्तविक स्थिति अभी जाननी है। के व्यक्ति हैं क्या? आप अगर दंगे हुए हैं तो उसमें पुलिस फोर्स का काम है। विनय जी, वास्तु स्थिति ये हर राजनीतिक पार्टी का उचित है। क्योंकि जब आप जाएंगे तो पूरी फोर्स आपको कंट्रोल करने में लगेगी। हमें भी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। हम एक राजनीतिक पार्टी है, हम जनता के लिए जीशान हैदर जी, तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते लोगों के दर्द तकलीफों को भी समझना चाहिए। सुरेश बहादुर जी, मैं आपके पास आता हूँ। बिल्कुल, दर्द और तकलीफों को समझने ही गई कांग्रेस पार्टी। बीएसपी सुप्रीमो पहुंचती है, उसके बाद हालात एक बार फिर बेकाबू हो जाते हैं, एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर राहुल गांधी के दौरे की वजह से अगर शहर का मिजाज एक बार फिर बिगड़ता तो क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते कि मेरी वजह से यह हादसा हुआ, फिर हुआ? जीशान हैदर स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी लेती? जहां तक सहारनपुर दंगों की बात है, विनय राय जी ने पहले भी राय स्पष्ट कर दिया, मैं भी उसी राय का हूं कि वहां प्रशासनिक चूक हुई और प्रशासनिक भूल हुई, लेकिन उस भूल को सुधारा जाना चाहिए तो प्रशासनिक स्तर पर, और प्रशासन को सख्ती से निपटना चाहिए था, जैसे विनय जी ने कहा। यहां मैं एक पक्ष का कायल हूं। अगर सहारनपुर दंगों के में दौरा करना राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का या मायावती का दौरा गलत था, तो मुजफ्फरनगर में संगीत सोम का और भाजपा नेताओं का भी दौरा किया जाना उस समय भी गलत था। जहां तक राजनीति की बात है, सियासी दल राजनीति करते हैं। मुजफ्फरनगर दौड़े और यहाँ सहारनपुर दौड़े में दो भिन्नता है। मुजफ्फरपुर दौड़े दो संप्रदाय में झगड़ा हुआ था और जो यहाँ दंगा हुआ है वो दो वर्ग विशेष में झगड़ा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, जातीय संघर्ष हुआ है। और एक चीज, इस दौरे पर एक महत्वपूर्ण निगाह आपको डाली जानी चाहिए कि मुजफ्फरनगर दौरे के बाद जो है विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हुए थे, जहां से सांप्रदायिक स्तर पर ध्रुवीकरण की जरूरत हो रही थी। और चुनाव के बाद यह बहुत साफ जाहिर है कि जो ध्रुवीकरण हुआ, जातिगत समीकरण, चाहे दलित रहा हो चाहे समाज रहा हो, वो भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये चीजें अन्य दलों को भी रास नहीं आ रही हैं। तब अपनी ये आप आकलन खुद भी लगा लीजिए, राजनीतिक दल जो जाएंगे वो सियासत करेंगे, सियासत करना उनका अधिकार है। ये सवाल उठाना मुनासिब है कि सामने वाला जातिगत राजनीति कर रहा है, हम दूध के धुले हुए हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पर तो आप भी चल रहे हैं। ये चीज तो उठाना, देखिए हर आदमी जो है सियासत की राजनीतिक दल जो है रोटियां सेक रहे हैं और अपने वोट बैंक को सुरक्षित करना चाह रहे हैं। बस सबका दौरे का मकसद एक ही है। जहां सरकार का, देखिए सरकार का और विपक्ष का रुख एक होता है। सरकार आरोप लगाती, विपक्ष दंगे भड़का रहा है, विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार जो है नियतपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रही है। देखिए नियत एक ही होती है, लेकिन जहां तक वोट बैंक की राजनीति होती है, सियासत की राजनीति होती है, सभी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को लामबंद करने में जुट जाते हैं, मौका चाहे दंगों का हो। तो सर इस बात को स्वीकार कर लीजिए, लोग इस भाषा को बड़ी आसानी के साथ समझते हैं। राजनीतिक दलों को लगता है कि लोगों को यह सब कुछ समझ में नहीं आता। लोग खूब जानते हैं कि कहां पर उनके साथ सियासत हो रही है। एसपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है एसपी सिंह साहब आपका। सर, सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रशासनिक चूक इसके पीछे जिम्मेदार है। 25 दिन बाद भी हालात नहीं सुधरते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सियासी दल जो विपक्ष के हैं, वो अगर
आपको लगता है कि दौरे से उनके मरहम लगता है पीड़ितों के, या वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के मकसद से पहुंच रहे हैं? क्या 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 फायदा हुआ सहारनपुर के पीड़ितों का? मायावती अगर जाती हैं, एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने कितने पीड़ितों के मरहम लगाया, कितने लोगों का हालचाल जाना, फोटो खिंचा के वापस चला गया। जिम्मेदारी पूरी हो गई, राजनीतिक जिम्मेदारी। नहीं, पीड़ितों का हालचाल भी जाना और पीड़ितों से मिले भी। अक्षय जी सर, देखिए, तस्वीरों में सब दिखाई दे रहा है, कहां तक पहुंचे थे हम, एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। सब दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है एसपी सिंह साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बॉइलिंग पॉइंट पे 2013 के जो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी न किसी संघर्ष, कोई ना कोई विवाद, तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं, उनमें किसी न किसी पॉइंट पे झगड़े होने के कगार पे है। बड़ा दंगा हो सकता है वहां पे। सारी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि भाई आप लोकतंत्र के अंदर जिम्मेदार पार्टियां हैं, सभी जिम्मेदार पार्टियां हैं। सबका दायित्व सब सत्ताधीश राजनीतिक लोग ही होते हैं। सबका दायित्व है जन कल्याण, लोगों की जान ना जाए, लोग ना मरे, इतना दिमाग में रखें और कानून का उल्लंघन ना करें, सबको ध्यान रखना है। देखिए, जो पुराने मुजफ्फरनगर के दंगे होते उसके बाद जिलाधिकारी बनकर मैं गया था, मुजफ्फरनगर का मेरा अनुभव है जी। सारे जितने दंगे होते हैं वो किसी घटना विषय शुरू होते हैं, लड़की छेड़ी जाएगी, पथराव होगा, दो गुटों में कोई छोटा मोटा झगड़ा होगा, लेकिन जब दंगा भड़कता है घटना के बाद, उसके पीछे जाति और धर्म की राजनीति आती है। सबकी जड़ में वो मिलेगी आपको। चाहे बाबरी मस्जिद का कांड देख लीजिए आप, बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ, 1000 लोग मरे, 3-4 पॉलिटिकल पार्टियां थी, 3 पार्टियां तो मुख्य रूप से थी, उन सब ने लाभ उठाया, हानि उठाई, उसमें पार्टियां सभी थी। इसी तरह से मुजफ्फरनगर में देखिए, मुजफ्फरनगर का दंगे में 2013 में अगर दो पुराने सब जानते हैं इस बात को, पुराने जिलाधिकारी एसपी नहीं हटते, दंगा नहीं होता। आजम खां साहब बैठे थे वहां पे, उन्होंने प्रभाव डाला अपना, कुछ लोगों को छुड़वाया। ये तो सब चीजें स्पष्ट है, कुछ छुपने वाली बात तो है नहीं। बीजेपी भी कूदी, उन्होंने भी पंचायत की, संगीत सोम भी आए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां आई। आज सहारनपुर में जो हो रहा है ये 23 दिन तक नहीं चलता अगर राजनीतिक पार्टियां नहीं कूदती इसमें। 23 दिन तक नहीं चलता ये। प्रशासन की चूक हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, चूक हुई है, दंडित भी हुए, सस्पेंड हुए, हट गए, दूसरे लोग आ गए। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई प्रशासन वहां बैठा हुआ है उससे चूक नहीं हो सकती, सबसे चूक हो सकती है, बड़े बड़े लोगों से चूक हो जाती है, लेकिन उसे चूक हुई है, उनको दंडित किया गया। अब नया निजाम वहां पे कायम हुआ है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, राहुल गांधी क्या दंगा रुकवाने गए थे? उनको पता 144 लगी हुई है, उनको परमिशन रिजेक्ट कर दी गई है, क्यों गए वहां पे? कि दिखाने के लिए कि हमारी सहानुभूति दलितों के प्रति है। अरे 2 लोग मरे हैं ना, एक ठाकुर का मरा है, एक दलित का मरा है, दोनों की वोट नहीं चाहिए उनको, खाली ठाकुरों की वोट नहीं चाहिए उनको, उसका भी बच्चा मरा है, उसके प्रति भी सहानुभूति होनी चाहिए। नहीं बताई उन्होंने कोई बात, वो मर जाए 10-15। आपको पता है 23 ठाकुर गिरफ्तार हुए हैं, जेल में है आज, और 7 दलित जेल में है आज। ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है सर। इसीलिए आज हम इस बहस को लेकर आए हैं कि राजनीति क्यों करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप खुद को हिमायत बताने की कोशिश करते हैं, हमदर्द बताने की कोशिश करते हैं, तो हमदर्दी का नतीजा ये नहीं है। कंप्लीट करना चाह रहे हैं जी एसपी सिंह साहब। देखिए सहारनपुर से दूर रहे राजनेता, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिसर ऑन साइट कौन है, उनको निर्णय लेने दें जी। 144 लगी हुई है, कानून का उल्लंघन ना करें, संविधान का पालन करें, सब जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जाति धर्म की राजनीति जब करना बंद कर देंगी, अखिलेश काल में जो 450 दंगे हुए उसमें भी राजनीति थी, उसमें ही किसी पार्टी को लाभ हो रहा है, किसी को हानि हो रही थी, राजनीति वहां भी थी। मुजफ्फरनगर कांड में राजनीति सर, इसीलिए तो हम सवाल उठा रहे हैं कि वोट बैंक को लेकर इस तरह की राजनीति आखिर कब तक। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सर, 25 दिन का वक्त तकरीबन हो गया सहारनपुर में जो भी पहले दिन घटित हुआ, अगर शुरुआत में नकील कस दी जाती तो शायद इतने लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती, इतने लोग अस्पताल में ना भर्ती होते। इसे नाकामी मानते हैं शासन की और प्रशासन की, दोनों की? अक्षर जी, जिस समय झगड़ा शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी अंबेडकर जी की रथ यात्रा से, और उसको एक मोहल्ले से निकलने में वहां पे पथराव किया गया, जिसका बारे में आपको मालूम है कि वो एक धार्मिक के उस पर किया गया था, और वो मामला बाद में शांत भी करा लिया गया। और उसके बाद मायावती को वहां पर जाकर के वो दिल्ली गेट से लेकर के और देवबंद तक कितना स्वागत हुआ, कितने द्वार उनके लगे हैं, वो खाली वह स्वागत कराने गई थी या अपने वोटरों को वहां पर बल्लभ लगाने गई थी। राजनीतिक दल जो अपनी जमीन छोड़ चुके हैं, जैसे कि श्रीकांत जी ने कहा था कि ट्रेजेडी टूरिस्ट हमारे राहुल गांधी, वो भी सिलेक्टिव हैं, हर जगह नहीं जाते ट्रेजेडी में, लेकिन जहां वो मुजफ्फरनगर नहीं गए थे,
जहां पे सैकड़ों लोग मर गए, लोग घर छोड़ना पड़ गया। ये तो इस सरकार की तेजी है जो कि खराब अफसर थे जिन्होंने ये बेवकूफी की कि मायावती जी को वहां जाने को दिया गया और इस मामले को फिर से बढ़ाने दिया गया, उनको वहां से हटाया गया, सस्पेंड किया गया और योग्य अफसरों को वहां पोस्ट किया गया है। अभी इस मामले में इसको पानी डालने की जरूरत है, इसमें भड़काने की या घी डालने की जरूरत नहीं है। इसको मुजफ्फरनगर 2 नहीं बनाना है। नहीं तो आप लोगों ने भी जांच पड़ताल अपने स्तर पर कार्रवाई होगी, प्रशासन लगातार माहौल को शांत बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये अब तक आप लोगों को पता चल पाया कि सहारनपुर की हिंसा का रिमोट आखिर किसके पास है? अक्षय जी, वो भी जल्दी सामने आएगा। भीमसेना को पैसा कहां से आ रहा है वो स्पष्ट हो गया है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उसके बारे में बोल भी चुके हैं। आनंद का और भीमसेना के अध्यक्ष का संलिप्तता साबित हो चुकी है। वो जल्दी जांच का विषय है, जांच चल रही है, कहीं ना कहीं अभी उसकी आपके सामने चीजें आएंगी। मायावती क्यों बौखलाई पड़ी हुई है, क्यों इतना वो ज्यादा जो है आप उछल रही है? क्योंकि उनको मालूम है कि उनका वो जो उनका वोट बैंक है जो चला गया, जो जनता ने उनको नकार दिया जातिवादी प्रथा से और धर्म की प्रथा से, अब ये जनता आगे निकल गई है, विकास के रास्ते चल गई है। अब जनता विकास चाहती है, वो जातियों में और धर्मों में वर्गों में उलझना नहीं चाहती है। मेरा तो आप सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वहां पर राजनीतिक रोटियां ना सेकें, इस झगड़े को वही रोक दिया गया है। अब फिर मामला सुधर गया है, सख्ती की है, अफसरों ने लोगों को गिरफ्तारियां की हैं और उन पर मल्लम लगाने की आवश्यकता है। इस समय इस बात की गारंटी सरकार सहारनपुर के लोगों को देगी कि आगे वहां पर स्थिति खराब नहीं होने दी जाएगी और अमन कायम रहे। इसको लेकर लगातार बातचीत का भी दौर जरूरी है। सरकार कानून का राज स्थापित करेगी और दोषियों को जेल शर्तिया भेजेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और दंडित भी करेगी दोषी जो भी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी वर्ग के हो, चाहे वो किसी भी दल के हो। जी, सरकार का और योगी जी का ये सख्त निर्देश है कि कोई भी गुंडा या कोई भी इस तरह का दंगा फैलाने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी वर्ग धर्म विशेष का हो, सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था आज भी बनी हुई है उत्तर प्रदेश के लिए। योगी सरकार इसी मुद्दे पर, बीजेपी ने इसी मुद्दे को उठाया था ना अगले शासनकाल में कि जंगल राज हो चुका है, वो स्थिति अभी भी है, स्थिति ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। खैर विनय जी, भीम आर्मी का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ नजर आता है? देखिए, तो जांच एजेंसियां बताएंगी कि भीम सेना के पीछे कौन है, और ये पॉलिटिकल बयान की बात नहीं है, जो भी जांच एजेंसी है वो स्पष्ट करेगी। मैं तो इस बात पे आज आमादा हूं कि 144 का जो उल्लंघन हुआ है, इस देश में 2 विधान 2 संविधान नहीं चलेगा, बहुत पुराने नारे हमने सुने हैं। अगर एक सामान्य गरीब और एक सामान्य आंदोलनकारी 144 का उल्लंघन करता है तो 116 कार्रवाई होती है, 151 से पाबंद कर दिया तो उसे जेल भेज दिया जाता है। क्या जितना बड़ा व्यक्ति है उसे कानून तोड़ने का उतना बड़ा अधिकार है? ये तय कर दिया जाए पहले कि अगर कोई व्यक्ति कहीं 144 लगी हुई है तो अगर जाना चाहता है जा सकता है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी को रोल मॉडल मान लिया जाए, क्योंकि जो भी जाना चाहता है वो भी अपने ही हक के लिए जाना चाहता है, चाहे वो शिक्षा मित्र अपनी नौकरी के लिए जाते हो, किसी विधानसभा घेराव करने के लिए, चाहे आज सहारनपुर में संवेदना व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी जी गए हों, चाहे मायावती जी गई हों। 144 है किस बात का? 144 का जो मजाक बनाया जा रहा है, जो कानून का मजाक बनाया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सिर्फ स्थानीय प्रशासन अब इसके लिए जिम्मेदार है। पॉलिटिकल विल अगर क्लियर तौर पर दी जाएगी कि 144 का उल्लंघन कोई भी करे वो दोषी पाया जाएगा, उसे जेल भेजा जाएगा, तो वही डीएम, वही अधिकारी, वही थाने का दरोगा उठा के जेल भेज देगा। लेकिन उसे पता है कि अगर आज एक नए किसी बखेड़े में उलझेगा तो उसका भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए वो अपने हाथ बाहर खींचता है। तो सबसे बड़ी बात है कानून का राज कायम कैसे किया जाए, ये चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ये है। और चाहे कितना बड़ा भी हो, मुंह जबानी खर्च नहीं होना चाहिए। जवान तो बहुत बड़े बड़े लोग के हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज ही एक कारनामा देखने को मिला है। या तो आप विड्रॉ करिए कि 144 हमारा नहीं था इसलिए वो आए, और अगर आप मानते 144 का उल्लंघन हुआ तो आप कार्रवाई करिए, मुकदमा लिखिए। आलोक अवस्थी जी, हिम्मत दिखाएगी सरकार? बिल्कुल सरकार हिम्मत दिखा रही है, और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर सख्ती कर दी गई है, वहां पर किसी को भी राजनीतिक गोटियां नहीं देगी। सख्ती की जरूरत तो है ही है, एक्शन की। अधिकारी जो पुलिस के अधिकारी वो वहीं पे कैंप कर रहे हैं, और गृह सचिव खुद वहां पे कैंप कर रहे हैं। तो जब बड़ा अधिकारी कैंप करेंगे तो वो निर्णय तत्काल वहीं पर लेंगे, और अधिकारियों को जो अभी नए अधिकारी भी है उनको भी वो गाइड करेंगे। और अभी सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि शांति वहां स्थापित की जाए, और मेरे पास जो सूचना है कि अब वहां पे शांति की तरफ जा रही है। कल एक शादी दलितों के घर में हुई थी, दो दलित कन्याओं के यहाँ। मैं आपको बताता हूँ, पूरा ठाकुर समाज उन दलितों कन्याओं की शादी में शामिल हुआ, भोजन किया और स्वागत किया बारातियों का। इससे एक बहुत एक सौहार्द की शुरुआत हुई है वहां पे, और आपस में इसी तरह से मिलने जुलने में, सामाजिक स्तर पे मिलने जुलने से ही इस नहीं तो हम इसीलिए सर सवाल उठा रहे हैं कि अमन की कोशिशों पर पानी फेरने का काम आखिर फिर कर कौन रहा है?
वो आपके इसीलिए सामने तो कह स्पष्ट रहे हैं। है जो राजनीतिक नहीं तो कार्रवाई की बात आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, सख्ती के साथ निपटेगी, चाहे वो आम हो या फिर खास हो। आप बताइए क्या कार्रवाई होगी? अक्षय जी समय आने दीजिए, या कार्रवाई प्रशासनिक आपके अधिकारियों पर सामने कार्रवाई आएगी करके और जिम्मेदारी वो- पूरी। वो व्यक्ति जो इसके पीछे है, एक राजनीतिक दल का बहुत शक्तिशाली आदमी जो फंडिंग भी कर रहा है और जो उस पे पूरी प्लानिंग कर रहा है, इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है सरकार को बदनाम करने का। और ये खाली सहारनपुर में नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में सुनियोजित रूप से जो एकदम से जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये पहले कभी नहीं होती थी। ये सिर्फ नई सरकार का जलाल जो कि हफ्ते 10 दिन लोगों को भ्रास नहीं आया, तो मुझे तो पूरा शक है कि इसमें जो है सुनियोजित रूप से कुछ कार्रवाई। चलिए आप सभी मेहमानों को और अपने दर्शकों को भी हम दिखा देते हैं कि जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे तो पुलिस कर्मियों से किस तरह की उनकी नोकझोंक वहां पर देखने को मिली थी, क्या कुछ बातचीत हुई थी। जब राहुल गांधी ने दाखिल होने का प्रयास सहारनपुर में किया तो पुलिस वालों और राहुल गांधी के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई थी, ये अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं और आप सभी मेहमान भी सुन लीजिए। नहीं तो आप मुझे ये मत बोलो कि बॉर्डर पे रोक सकते थे, आप बॉर्डर पे मुझे नहीं रोक सकते थे। बिल्कुल नहीं रोक सकते सर। और आपने वहाँ मुझे रोकने की कोशिश की। नहीं हमने अरेंजमेंट यहाँ किया सर। आपके यहाँ हमने, आप इनसे पूछे सर, हमने ही ये आइडिया इनको दिया कि हम यहाँ करेंगे, यहाँ जगह है। लोगों के नाम मिलना, पुलिस प्रशासन का पूरा एक मिनट नहीं, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी जो पीड़ित के लिए मीटिंग है तो यहाँ तो मिलने की कोशिश मिलनी चाहिए। जीशान, बातचीत आपने सुनी, संविधान के ऊपर है राहुल गांधी। बिल्कुल संविधान के ऊपर नहीं राहुल गांधी, लेकिन फिर वही मैं बात कहूंगा कि ये कौन सी बात हुई कि राहुल गांधी को जाने से आप रोक रहे हैं और कोई भी नेता जाए तो उसको आप नहीं रोक रहे, ये कौन सी बात हो? सर धारा 144 अगर लागू होती है तो अगर तब कोई दाखिल होने जेल में भेजिए उनको, उन्होंने गलती की, उनको जेल में भेजिए, गिरफ्तार करिए। योगी जी का शासन है, गिरफ्तार करिए। वो उल्लंघन करते हो जेल भी सर अखिलेश यादव भी जाना चाहते थे, अखिलेश यादव को रोका गया था, वो नहीं पहुंचे। राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं, क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर है? सर इस बात का जवाब दे दीजिए। खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई? जीशान हम वही बात कर रहे हैं, चढ़ गए थे। जीशान हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ आम लोगों पर लागू होता है या खास लोगों पर भी प्रभावी है? मैं भी यही कह रहा हूं, अगर कानून तोड़ते तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? 144 लागू थी। सर मुझे रीजन बता दीजिए कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आपने खुद, और मैं बताऊं राहुल जी की वहां पे, मैं बताऊं वहां पे दलित परिवार जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने जाना चाहते थे राहुल जी, ये कौन सी बात है? उनको उन्होंने परमिशन मांगी। सर धारा 144 की जानकारी नहीं है क्या राहुल गांधी को? बात हुई कि धारा 144 का क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाएगा, नहीं, आप मेरी बात सुनिए अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाएगा, आप फौरन उसको परमिशन दे देंगे। किसी भी नेता को जाने की अनुमति नहीं है, फौरन परमिशन नियम दे सबके लिए दीजिए। आप अपनी जानकारी को पुख्ता दी कीजिए। जाती है। न सिर्फ अखिलेश यादव को वहां पर जाने से रोका गया बल्कि तमाम नेताओं को, खासतौर पर राजनीतिक दलों को रोका गया कि वहां पर मत जाइए, अमन शांति की बहाली हो रही है। नहीं, मैं कुछ आपने मुझे जानकारी है, मैं कुछ और कह रहा हूं, आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। जब मायावती जी जाती हैं, देखिए इस पे डिस्कशन ये होना चाहिए कि इनका जो वहां का तंत्र है वो क्यों फेल है, क्यों? सर अब डिस्कशन भी आप ही तय करेंगे, कांग्रेस तय करेगी कि किस पर डिस्कशन होना चाहिए और क्या सवाल पूछना चाहिए? मैं डिस्कशन आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या डिस्कशन? मायावती के दौरे के बाद धारा 144 लागू हुई। अच्छा जिसान साहब, आप कहना मायावती क्यों गई? कह रहा हूं आपको, जिसान साहब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर वहां पे जिसान साहब आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। आपने कहा मायावती क्यों गई? मायावती की जाने की इच्छा थी, प्रशासन ने उनको अनुमति दी, जब गई उसका सांप्रदायिक तनाव और बढ़ा वहां पर, उसके चलते एक व्यक्ति की मौत हुई, इसीलिए वहां का प्रशासन का व्यक्ति जो अधिकारी थे हटाए गए, उन पर कार्रवाई हुई क्योंकि उनको इजाजत दी गई। मायावती को रोका नहीं गया था, उनको इजाजत दी गई थी, इसीलिए कार्रवाई हुई। इसीलिए कहा गया जो प्रशासन तंत्र के लोग थे उन्होंने संवेदनशीलता नहीं समझी मौके की। जीशान नहीं विनय जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं वही कह रहा हूं कि आप मायावती जी को परमिशन देते हैं जाने की, जब हम परमिशन वहां की मानते हैं तो आप हमें परमिशन नहीं देते हैं। आज सर हालात से कोई वास्ता नहीं है। जीशान आपकी पार्टी का क्या मकसद था? मेरी पूरी बात सुनिए। जीशान मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, आपका मकसद सिर्फ यही था ना कि वहां पर अमन लौटे या इसके अलावा कुछ था? बता दीजिए फिर आप। और नहीं अक्षय जी देखिए, हम वहां पे अमन लौटे बिल्कुल चाहती हूँ, सारी राजनीतिक पार्टी चाहती होगी अमन लौटे, और अब तो बीजेपी भी चाहती होगी क्योंकि इनकी सरकार है। लेकिन बीजेपी किस तरह से सरकार चला रही सबको दिख रहा है। ठीक है, मुजफ्फरनगर में उन्होंने क्या किया तो सबको पता है।
पहली चीज देखिए, इनके जो नेता हैं इन्होंने सब हर जगह की शुरुआत की है, वो चाहे हरदोई के विधायक हो इनके, चाहे सहारनपुर के इनके एमपी हो। आपको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो है उनके नाक में नकेल डाले हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। सर ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है ना। इन बातों में जाएंगे तो हम अपनी बहस से भी डिटेल हो जाएंगे। केएल गुप्ता जी, मैं आपके पास आता हूं। जो प्रशासनिक चूक, प्रशासनिक गलती, प्रशासन की जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की यह मंशा नहीं होनी चाहिए कि हालात किस तरह से काबू में आ सकते हैं? अगर आपका पहुंचना वहां पर इतना जरूरी था तो आप कुछ इस तरह की पहल करते कि दोनों पक्षों को बैठाते, शांति समितियों को एकत्रित करते, लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते। आप एक पक्ष से मुलाकात करने के बाद अगर लौट आते हैं तो हम क्यों ना माने कि आप भड़काने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं तो सो गया था, लगता है कि इन लोगों की बातें आप ज्यादा सुन ही रहे था, मैं भी सुनकर दुखी हो रहा था। ऐसा है, मैंने बताया कि राजनीतिक दल सभी ये जो है सभी राज कर चुके हैं देश में और प्रदेश में। सबको पता है कि ऐसे समय नहीं जाना चाहिए, पर जानबूझ करके जाके लाशों में सियासत करते हैं, मर रहे हैं इसके बाद भी सियासत कर रहे हैं। उन्हें रोकना चाहिए। 10-15 दिन तक प्रशासन को काम करने दो। जो फेल हुए उनको हटाया भी गया, सस्पेंड भी किया गया है। अब उससे क्यों नहीं ये लोग रिकॉन्साइल करते हैं? पर नहीं मानेंगे, नहीं, अपनी रियासत रोटी सेकेंगे जाकर के। तो मैं यही कह रहा था, सब दल रिस्पॉन्सिबल हैं, सभी गवर्नमेंट में रह चुके हैं। तो इसलिए, और जो राहुल गांधी साहब बोल रहे थे कि मुझे आप नहीं रोक सकते थे, एक 44 लगी रोक सकते हैं। कानून इन्हें पता होना चाहिए। देश में राज इतने साल, 50 साल कांग्रेस कर चुकी है, जानते हैं सब। सबको रोका जाता है, हर गवर्नमेंट में रोका जाता है कि भाई शांत होने दो, अब मलहम बाद में लगा लेना, पहले प्रशासन को मलहम लगाने दो, लैंड ऑर्डर शांत करो, उनको रिलीफ दो, अस्पताल में करो, जो मकान जले उनको ठीक करने दो। प्रशासन को मौका दोगे कि नहीं दोगे कि अपनी रोटी सेकते रहेंगे? सभी दल ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये सब जानते हैं, अपने टाइम में राज कर चुके, पर नहीं मानेंगे नहीं। ये लाशों पे सियासत करना ये हमारे इस देश की वो है दुर्भाग्य। बहुत सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। पहले तो रूलिंग पार्टी ना जाए और इन सबको रोके, कहीं भी दिल्ली के बॉर्डर में, मुजफ्फरनगर बॉर्डर में रोक दे। ये सब यानी मैं कह चुका हूं, पर ये मानेंगे नहीं, कोई राजनीतिक दल मानेंगे नहीं, क्योंकि उनकी भूमि खिसक रही है। इलेक्शन अभी 5 साल बाकी है, 5 साल असेंबली के बाकी है, 2 साल इसके बाकी है। तो चैन से रहने दो, काम करने दो, सब ठीक होगा। भाई मौका तो दीजिए काम करने का, पर नहीं देना चाहते क्योंकि इस बीच में गायब हो जाएंगे। सुरेश बहादुर जी, हम क्यों ना माने कि माया और राहुल का दौरा सिर्फ स्वार्थ सिद्धि से जुड़ा हुआ है? ऐसी स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल का दौरा होता है तो निश्चित तो स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए होता है। देखिए, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है, जैसे शुरुआत में विनय जी ने कहा कि इसमें पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और जब धारा 144 लागू की गई है तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। मैं यहां इस बात से भी सहमत हूं कि दौरे में मायावती जी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। स्वाभाविक सी बात है, एक पार्टी के नेता को अनुमति देके आपने दूसरे पार्टी के नेता को निश्चित रूप से इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वो भी उस क्षेत्र का दौरा करे। जहां तक राजनीतिक हमदर्दी की बात है, जनता की हमदर्दी की बात है, तो मैं अच्छा जी बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों का पहला लक्ष्य होता है अपना एन केन प्रकार अपना वोट बैंक मजबूत करना, सत्ता हासिल करना। उसके बाद तो राजनीतिक जो जाति सब जनता की सेवा में करने में लगे ही रहते हैं। ये सभी राजनीतिक दलों के साथ होता रहा है और होता आया है और होता रहेगा। सभी किसी को राजनीतिक दल को समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर धारा 144 कहीं लगी है तो वहां नहीं जाना चाहिए जी। और अगर कोई अधिकारी उनके सामने प्लीड कर रहा है कि आप यहां से वापस चले जाएं, यहां ना जाएं, तो निश्चित रूप से उस राजनेता को वहां से वापस हो जाना चाहिए। तो ये सारा का सारा प्रेशर अगर हम अधिकारियों पर ही डाल देंगे, निश्चित रूप से यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल करने चाहिए थे, ऊपर से भी इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए थे, मुख्यमंत्री सचिवालय कार्यालय से निर्देशित किया जाना चाहिए था और सख्ती से कहा जाना चाहिए था कि इसका पालन किया जाए। अगर ऊपर से सख्ती से पालन किया जाता तो निश्चित रूप से अधिकारी सख्ती दिखाते। यहाँ सिर्फ अधिकारियों को ही ब्लेम, अधिकारियों को अगर छूट दी जाएगी काम करने के लिए, जो जैसे भी हमारे सिंह साहब ने कहा, पहले भी कहा, मुजफ्फरनगर में यही हुआ था। एक राजनीतिक दल के नेता ने बैठ करके वहां अपने दल की वकालत की, उनकी मदद की। वही काम भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के साथ हुआ। यहां से अगर उस सांसद के साथ कार्रवाई की गई होती तो हो सकता है दंगा ये भड़कने की स्थिति ना आती, लेकिन उन सांसदों के साथ मिलकर के विधायकों ने मुख्यमंत्री पर दबाव डाला, निश्चित रूप से दबाव पक्ष में आए, अब सांसद की मदद हुई। तो कहीं ना कहीं निष्पक्षता जरूरी होती जाए और धारा 144 का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए था। जो नहीं हुआ उसी का परिणाम है कि दंगा आज तक कंट्रोल में नहीं। ठीक है, इस पर आलोक अवस्थी जी से जवाब लेंगे, लेकिन एसपी सिंह साहब मैं आपके पास आता हूं। क्या अभी भी आप महसूस करते हैं कि अधिकारियों के हाथ बंधे हुए हैं?
बिल्कुल, मैं तो कहता हूं होम सेक्रेटरी को वहां बैठने की जरूरत नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। होम सेक्रेटरी शासन का प्रतिनिधि है, वहां क्यों बैठा है वो? जिलाधिकारी एसपी को, गुप्ता साहब भी मानेंगे मेरी बात में, उनको सक्षम है वो सॉल्व करने में, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दीजिए, उनको फ्रीडम दीजिए काम करने की। मैं सुरेश बहादुर जी की बात को मानता हूं, अगर वहां पे सांसद महोदय उनके जितने लोग थे उन पे कार्रवाई इनिशियली हो जाती, ये दंगा नहीं होता। ये दिक्कत क्या है कि जहां आप, मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ? शासन पक्ष में किसी का पक्ष लिया। सहारनपुर दंगा क्यों आरंभ हुआ? शासन पक्ष ने किसी का पक्ष लिया। अगर जिलाधिकारी एसपी को निष्पक्ष होकर काम करने दिया जाए और वो काम भी करें, कई बार काम करने का मौका मिलता है लेकिन नहीं करते, वो कुर्सी बचानी है उनको सत्ता पक्ष को फेवर करना है तो वो नहीं करते, उनको भुगतना पड़ता है सस्पेंशन जैसा उनका हुआ है जी। मायावती जी को जो परमिशन दी गई, वो परमिशन कोई ऐसा नहीं जिलाधिकारी ने दी हो, सारा शासन देख रहा था क्यों परमिशन दी गई। 144 का उल्लंघन अगर मायावती करती है, 5 से अधिक लोगों को, उन्होंने भी एक स्थान पे जाने की परमिशन मांगी थी ना, वो 10 स्थान पे गई, उल्लंघन तो उन्होंने भी किया 144 का। 188 में चालान मायावती का होना चाहिए, 188 में चालान राहुल गांधी का भी होना चाहिए, दोनों पे बराबर कानून पालन हो। और बीजेपी के लोग भी अगर कुछ उल्लंघन करते हैं उन पे भी 188 का चालान होना चाहिए। देखिए, निष्पक्ष होकर प्रशासन अगर कार्रवाई करे कि दंगा नहीं होगा, दंगा रुक जाएगा। दंगा तभी होता है जब जाति धर्म की राजनीति आती है, दंगा तभी भड़कता है। और मैं फिर आगाह कर रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा दंगा होगा, हजारों लोग मरेंगे। अभी आप देखते रहिए, अभी सचिव बैठे हो होम सेक्रेटरी, कल को मुख्यमंत्री बैठेंगे जाके वहां कि हम नियंत्रित करेंगे। आलोक अवस्थी जी, गलत परंपरा पड़ रही है। देखिए एसपी सिंह जी, पहले तो मैं आपको मुजफ्फरनगर की बात मैं दोहराने वाली बात जरूरत मत करिए, क्योंकि इस समय भड़काने की नहीं, मल्लम की जरूरत है। इस समय जो पार्टियां वोट बैंक की चिंता तो कर रही हैं, लेकिन वो इंसान की चिंता नहीं कर रही हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि वहां पे इंसानियत को स्थापित किया जाए, दोनों वर्गों को बैठा कर बात कराई जाए, जिसके लिए कई सामाजिक संस्थाएं और पुलिस और प्रशासन कर रहा है। नहीं, विपक्षी पार्टियां अवस्थी जी सवाल ये उठा रही हैं कि आप मायावती से कौन सी दोस्ती, आप उनको जाने की इजाजत दे देते हैं, मायावती बाकी दूसरे दलों को मना कर देते हैं। मायावती को तो ये जनता वैसे भी हाशिए पे पहुंचा चुकी है। आज वो उस स्थिति में है कि वो राज्यसभा में दोबारा पहुंच भी नहीं पाएंगी। लेकिन वहां पर जो गलती प्रशासन ने की, समाधिकारी ने, हर ये सब काम प्रशासन करता है। हर चीज में बैठकर मुख्यमंत्री या सेक्रेटरी या हाउस होम नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जिलाधिकारी हैं, आप वहां के एसपी हैं, आप वहां के डीआईजी हैं, आप वहां कमिश्नर, आप क्या कर रहे हैं वहां पे? आप अपने धर्म का पालन ईमानदारी से क्यों नहीं करते हैं? सर, है कि 15 साल सरकार ने अपने धर्म का पालन ठीक से किया। सरकार ने अपने धर्म का पालन ठीक से किया। जब पहले दिन वहां पर माहौल बिगड़ा था, उसके बाद से क्या उस पर गंभीरता नहीं बरती जानी चाहिए थी? इतने दिनों तक इंतजार क्यों किया? देखिए, 15 साल की दास्तां हो गई, करते करते राजनीतिक दलों की, अधिकारियों की आदत हो गई खराब। ये सरकार ठीक कर रही है, उनको अवसर दे रही है काम करने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ा रही है। अधिकारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, पुलिस का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो समाज में शांति की स्थापना होगी और राम राज्य की तरफ बढ़ेगा देश। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि पहले जो आप, जैसे आप सांसद की बात करना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, सांसद वहां पर क्यों गए? जब वहां पर एसएसपी का कैंप ऑफिस है और एक जुलूस निकल रहा है, एसएसपी और पुलिस वहां से चली गई, क्या एक मोहल्ला इस देश का पार्ट नहीं है? क्या वहां पे किसी को जाने में और आने में रोक लगी हुई है? अगर कोई जुलूस निकल रहा है, जुलूस की इजाजत पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी विपक्षी पार्टियां कह रही इजाजत तो ले लेते हैं, सरकार में तो कुछ भी करेंगे। जिन्होंने भी इजाजत नहीं ली है वो गलत है, उसके लिए उन पर अपराध कायम होना चाहिए था। लेकिन सर, ये जिम्मेदारी किसकी है? हालात बिगड़ने के बाद कार्रवाई की बात करते हैं, पहले एहतियात क्यों नहीं बरतते हैं? अक्षय जी, जब पुलिस वहां से भाग गई तो वहां का जनप्रतिनिधि क्या करेगा? जाकर शिकायत नहीं करेगा, एसएसपी से कहेगा नहीं कि आप क्यों भाग गए, आपकी पुलिस क्यों भाग गई? अब वो जब अंदर बात कर रहे हैं, बाहर कोई अराजक था तो कुछ कर देता है, नेम प्लेट तोड़ देता है, तो फिर राहुल गांधी के दौरे पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अगर बगैर अनुमति के शोभा यात्रा की इजाजत दे दी जाती है, आप कहते हैं कि नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर सवाल मत उठाइए। कानून अगर आपके राज्य में भी तोड़ा जा रहा है तो अगर एक को छूट है तो ये छूट दूसरों को भी मिलनी चाहिए। किसी के लिए नहीं है, जो जिम्मेदार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। राघव लखनपाल ने कोई वहां पे अध्यय गुम्मे नहीं चला अपने हाथ से, जो उसके वहां पर अगर किसी जो लड़कों ने किया होगा उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई हुई होगी। वो आपका चैनल या कोई और लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सामने एक बड़ा नेता खड़ा है, सांसद खड़ा है, विधायक खड़ा है, मंत्री खड़ा है, तो आपका फोकस नहीं रहेगा। एसएसपी दफ्तर की भी तस्वीरें बहुत अच्छे से अवस्थी जी दिखाई हैं और उन तस्वीरों को न सिर्फ प्रदेश, पूरे देश ने बाखूबी देखा है। क्या विनय जी, प्रशासनिक चूक की जिम्मेदारी प्रशासन पर थोप कर सरकार जिम्मेदारी से बच सकती है? देखिए, हमारी गलती नहीं है, प्रशासन से गलती हुई। सबसे बड़ी बात है कि जब सहारनपुर में जो तत्कालीन एसएसपी थे,
अगर उनके अंदर कमी होती, उनकी अगर क्षमता में कोई संदेह सरकार को होता तो उनको दंडित करती या कहीं ऐसे जगह ले जाती जहां पर कम से कम एक्टिव मोड में वो न होते। आज की तारीख में इंपॉर्टेंट जिले को एसएसपी हैं, तो इसका मतलब शासन प्रशासन ने भी समझा कि एसएसपी दोषी नहीं है, एसएसपी सज्जन है और तेज हैं या जो भी उनके मन की तैयारी हो। आज वो नोएडा गौतम बुद्ध नगर के एसएसपी हैं सहारनपुर हटने के बाद। जिन लोगों को दोषी पाया गया, चाहे वो मायावती जी के दौरे के बाद जिस तरह से वहां हिंसा भड़की, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको दंडित किया गया। लेकिन जिस समय सांसद महोदय के नेतृत्व में तोड़फोड़ की गई, उसमें प्रथम दृष्टया तो पाया गया कि वहां के एसएसपी का कोई रोल नहीं था, वरना एसएसपी को दंडित करते आप पहले दृष्टया को काम न करने के लिए। इसमें दोनों लोगों को क्लीन चिट मिल गई। आपने पुलिस को भी दोषी नहीं माना और जिनके लीडरशिप में सारे बवाल मचे उनको भी आपने दोषी नहीं माना। शासन इकबाल से चलता है। मैं इसमें तारीफ नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आजमगढ़ में एक छोटी सी घटना थी और अपने ही सांसद को मायावती ने अपने घर बुलाकर सरकार के 12वें दिन अरेस्ट कराया था माल एवेन्यू से, जबकि सरकार नहीं बनी थी। बाहर अभी वो मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट भी नहीं हुई थी। इस बात को एसपी सिंह भी जानते होंगे, सुरेश बहादुर साहब भी जानते हैं और केएल गुप्ता साहब भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं। तो क्योंकि मैसेज देने की कोशिश होती है कि हमारा भी अगर सांसद कुछ गलत करेगा तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्यों आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात आती है तो क्यों कल्याण सिंह और मायावती ही याद आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समय में एक इकबाल कायम करने की कोशिश की कि शासन से बड़ा कोई नहीं है, कोई आ जाए। इसलिए कल्याण सिंह का भी जिक्र होता है, कहीं न कहीं मायावती का भी जिक्र होता है। भ्रष्टाचार को लेकर भले ही आप मायावती की आलोचना कर लें, लेकिन प्रशासनिक क्षमता के आधार पर आप मायावती की तारीफ करते हैं कि कम से कम उन्होंने कदम उठाया। वही कदम आज योगी आदित्यनाथ को भी उठाना चाहिए था। भले उनके सांसद प्रथम दृष्टया सामने दिख रहे थे, कल की तारीख में जांच होती, अगर दोषी न होते तो जमानत पे आते बाहर, फाइनल रिपोर्ट लग जाती। लेकिन कम से कम ये लगना चाहिए था कि शासन के स्तर से कार्रवाई हो रही है। ये मैसेज क्यों नहीं दिया गया बस्ती जी? इस पर एक रिस्पॉन्ड कर दीजिए जल्दी। मैं इस बारे में बोल चुका हूँ कि राघव लखनपाल ने कोई आह्वान नहीं किया था जाके पथराव कर दीजिए या नेम प्लेट तोड़ दीजिए, गमले तोड़ दीजिए। वो अपनी बात कहने गए थे जनता को लेकर के कि जब पुलिस वहां भाग गई तो पुलिस को कहां मिलेगी? तो एसएसपी के बंगले मिलेगी। एसएसपी के कोई घर में नहीं गए थे, वहां पे कैंप ऑफिस होता है, बस एसएसपी को जहां वो बैठता है सुनवाई करता है बैठ करके, उसके दफ्तर में गए थे बात करने के लिए। और उसको ऐसा चित्रित किया गया कि बंधक बना लिया गया। जब दफ्तर है, अधिकारियों पर दबाव कोई नेता कैसे बनाएगा? जननेता जो है वहां का। दीपक मिश्रा जी, आप इत्तेफाक रख रहे हैं अवस्थी जी जो बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें हमने खूब दिखाई हैं वहां पर किस तरह से तांडव हुआ है। देखिए बीजेपी के वो नेता जो एक बैंक कर्मी का अपहरण कर ले जाते हैं। अच्छा, इसमें एक पक्ष सही है आलोक जी का कि जब जहां भी एसएसपी हो या डीएम का कैंप कार्यालय भी होता है। अवस्थी जी जो बात कह रहे हैं जी, आदरणीय अवस्थी जी जो बात कह रहे हैं वो जितनी हास्यास्पद उससे ज्यादा रुदनात्मक है। यह लोकतंत्र का ठीक ठाक से मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी के आवरण में सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार पार्टी है। यह सिर्फ संबोधन करेंगे, प्रबोधन करेंगे, समस्या का समाधान तब भी नहीं होगा तो उद्बोधन भी कर देंगे। आप देखिए इनके मुख्यमंत्री जी आदरणीय आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मेहरबानी करके अधिकारी अपराधी प्रदेश छोड़कर चले जाएं। मुख्यमंत्री मेहरबानी शब्द का प्रयोग करेगा जब इनके उप मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पे होते हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ सांसद नहीं है, उप मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि फला व्यक्ति दोषी है तो फला व्यक्ति अब तक जेल की सलाखों के बीच में होना चाहिए था, वो खुलेआम क्यों घूम रहा है? एक मजाक कर दिया है इन्होंने। दरअसल सच्चाई यह है कि इस पूरे के पूरे इन दंगों के मनोविज्ञान के आप पीछे जाइएगा तो कहीं ना कहीं इनकी जातिवादी सोच है, ताकि जनता इनसे सवाल न पूछ दे कि महोदय 3 साल हो गए अब आपने किया क्या? 10.6 अरब डॉलर कर्ज बढ़ गया। उत्तर प्रदेश देश से अलग नहीं है। चले खैर, कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा खुश होने का तो मौका होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर हम पर जो निशाना साधते थे आज कटघरे में खड़े हैं। कोई भी समाजवादी, चाहे वो कोई भी समाजवादी या इवन कोई भी समाज का जिम्मेदार व्यक्ति कभी दंगों पे खुश नहीं हो सकता। वह सिर्फ हो ही नहीं सकता भाई। इसी देश मरहम लगाने भले ही पहुंच जाए। मेरा है ये हिंदुस्तान, देखिए न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। केएल गुप्ता जी, ये सबका नुकसान है। फिर ये मान लेना चाहिए कि हिंसा जो है वो राजनीति से प्रेरित होती है और गाइडलाइंस में इस बात को भी शामिल कर देना चाहिए कि जहां पर भी तनाव की स्थिति है सबसे पहले बैन कर दो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता वहां पर नहीं जाएगा तो विवाद आगे बढ़ने की गुंजाइश कम हो जाएगी। ये नहीं, ये तो मैंने बताया कि हर राजनीतिक दल राज कर चुका है, शायद जानता है कि नहीं जाना चाहिए,
पहला काम तो रूलिंग पार्टी के लोगों को नहीं जाना चाहिए, इसके बाद अपोजिशन को सख्ती जरूर किए, नहीं जाना चाहिए। 10-15 दिन टाइम तो प्रशासन को काम करने को, आपने उसको सजा दिया, हटा दिया एसपीडीएम। अब जैसे आपने सहारनपुर के एसपी की बात किया कि घर में घुस गए एमपी के लोग, अब उसको हटाकर नोएडा जरूर भेज दिया, पर ट्रांसफर क्यों कर दिया? फर्स्ट प्लेस नहीं करना चाहिए। इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट कॉन्शियस है उनके दिमाग में कि हमारे एमपी और पार्टी ने गड़बड़ किया। वही हाल गोरखपुर में भी हुआ। तो ये अपने योगी जी को चाहिए अपने वर्कर्स को कंट्रोल करें, प्रशासन से मुचैता न लें, शिकायत हो सीधे मुख्यमंत्री को बताएं, डायरेक्टली वहां न भिड़ जाएं सीओ से या एसपी से। तो ये इनको रोकना पड़ेगा। इनके वर्कर्स भी बहुत विजिलेंट हो गए हैं, वही अपना मजनू स्क्वाड बनाए हुए, कोई काउ स्लॉटर स्क्वाड बनाए हुए हैं। इनको रोको भैया, 10 करोड़ आपके मेंबर बना लिए हैं, सभी आपके वो नहीं है मानने वाले, ये तो मजा लेते हैं। और प्रशासन 5 साल सत्ता में है, कम से कम लोगों को मैसेज भी दीजिए। एक फाइनल कमेंट मैं अवस्थी जी आपसे जरूर चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीदों से देख रही है, 325 सीटें भी दे दी, भरोसा भी खूब कर लिया। अब लोग चाह रहे हैं कि कम से कम स्थितियों में परिवर्तन हो। कानून व्यवस्था का हाल तो बेहाल हो चुका है, कुछ भरोसा देंगे? 100 दिन का वक्त भी पूरा होने वाला है। देखिए, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था इस चुनाव का, और हम उस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। आते ही और एंटी रोमी दल की स्थापना कर दी गई थी, और जो कॉलेजों के आगे सौदे घूमते थे उनको तत्काल वहां से हटाया गया, बंद किया गया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आपको मालूम होना चाहिए कि 24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकार कर चुकी है। सपा की सरकार 5 साल में कानून व्यवस्था पर क्या भरोसा देंगे? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। लोग सुरक्षित महसूस करें या वो अपना ठिकाना तलाशें कहीं सुरक्षित जगह? देखिए, जनता निश्चिंत रहे, ये मोदी जी की, योगी जी की सरकार है जो कि कानून का पालन करने वाली और कराने वाली सरकार है। और ये बात मोदी जी, योगी जी कई मंचों पे कह चुके हैं कि हम किस धर्म में जुबानी वार से बात बनने वाली नहीं है। फाइनल कमेंट करेगा उसको अपराध सजा मिलेगी। सर, वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। फाइनल कमेंट विनय जी मैं आपसे जरूर चाहूंगा। सिर्फ जुमलों, जैसा विपक्षी पार्टियां कहते हैं कि सिर्फ जुमलों से पेट भरने वाला नहीं है। जब तक तस्वीर बदलती दिखाई नहीं देगी, हम कैसे माने कि प्रदेश में बदलाव हो रहा है? हम उत्तर प्रदेश के बजाय उत्तम प्रदेश की दिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, कैसे यकीन करें? देखिए, अच्छा, पुरानी परंपरा है, किसी का कैरेक्टर रोल लिखने के लिए 90 दिन का समय दिया जाता है, और इस बात को एसपी सिंह साहब और केएल गुप्ता साहब तो बखूबी समझते होंगे कि उन्होंने बहुतों का कैरेक्टर रोल लिखा है। तो मुझे लगता है कि 90 दिन का कम से कम समय दीजिए कि जो ये मन में ख्याल आ रहा है कि कुछ अधिकारी पुराने हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, या कुछ तो साजिशन जानबूझ के इसके हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं, 325 विधायक जीत कर आए हैं, अगर कुछ हालात ऐसे बिगड़ेंगे तो कल चुनाव हो जाएगा, ऐसे माहौल नहीं है। लेकिन 90 दिन बाद इसका मूल्यांकन होगा। जो 100 दिन का खुद उन्होंने अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींची है, हमें भी 90 दिन देना चाहिए। 90 दिन के बाद कैट्रोलिंग का लिखना चाहिए। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा बेहद गंभीर है। सहारनपुर में 25 दिन बाद भी हालात पूरी तरह से पटरी पर उतर नहीं पाए हैं, लेकिन वोट बैंक की सियासत इस कदर लोगों के जहन में, राजनीतिक दलों के जहन में घर करती जा रही है कि वोटों की खातिर वो कुछ भी करने को तैयार हैं, भले ही चाहे उनके इस तरह के दौरों से माहौल बिगड़ता है तो बिगड़ने दें। ऐसे में ज़रूरी है सरकार सख्ती के साथ कार्रवाई करे कानून का पालन करवाने में, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कितने भी कद का नेता हो, तभी कानून व्यवस्था को पटरी पर भी लाया जा सकता है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।